Hello everyone, welcome to this channel CMA Hub. So this is the first lecture of CMA Foundation Accounting. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपका सिलेबस दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो 70 मार्क्स का आएगा, जिसमें है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस और प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो ये होगा फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें 30 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग आपको आएगा। सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल में सबसे पहले समझें 1.1, ये आएगा फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन और बुक कीपिंग की डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद 1.2 होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। 1.3 होगा आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। 1.4 होगा अकाउंटिंग साइकिल। 1.5 की बात करें तो ये होगा जर्नल, डे बुक्स, एडजस्टमेंट एंड रेस्टिफिकेशन एंट्रीज, और इसके साथ में हम लेजर भी करेंगे, लेजर अकाउंट्स को बनाएंगे। 1.6 विल बी कैश बुक, बैंक बुक एंड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 1.7 विल बी ट्रायल बैलेंस। 1.8 होगा एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। 1.9 will be depreciation. 1.10 will be accounting treatment of bad debts and provision for doubtful debts. Okay, now let's discuss 1.1. This is framework of accounting. अब मैं आपको बता दूं फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा। इसमें आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स बताए जाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग दे रखी है, कुछ बेसिक चीजें दे रखी होंगी, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये सारा थियोरेटिकल पोर्शन है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। वैसे ये बहुत इजी है और इतना रेलिवेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, इन तीनों के बीच में डिफरेंस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। तो बस इतना सही चैप्टर था 1.1। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1.2 को। अब 1.2 क्या है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। 5th नंबर पर आएगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। 6ठे नंबर पर आएगा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। 7वें नंबर पर आएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। 8वें नंबर पर आएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और 9वें नंबर पर आएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब इनको इन डेप्थ समझते हैं, इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में आपको नहीं बताऊंगा। जैसे सबसे पहला हमारे सामने है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस द बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, यानी कि बिजनेस और इसके ओनर दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताता है, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यानी बिजनेस लंबे टाइम के लिए होता है, इसकी कोई भी एंडिंग डेट क्लैरिफाई नहीं होती। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बताता है कि जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसी हिसाब से अकाउंटिंग की शीट्स को प्रिपेयर किया जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जिनकी वैल्यू मनी में मेजरमेंट की जा सकती हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब हमारे सामने आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आपने एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस उसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, ये बिल्कुल वही चीज है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम चीज की वैल्यू को तब नोट डाउन करेंगे जब वो एक्रू हो चुकी है, rather than कि वो रियल में कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि रेवेन्यू उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए जिस पीरियड में एक्सपेंसेस हुए हैं। नेक्स्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, यानी कि रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब ये रियलाइज हो। और लास्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है, ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द परचेज प्राइस, यानी जिस वैल्यू पे उनको परचेज किया है, उनकी एक्विजिशन हुई है, उसी वैल्यू पर उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो 4 होंगे। पहला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, तीसरा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और चौथा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर guidelines used to help companies determine how to record certain business transactions that have not yet been fully addressed by accounting standards। चलिए अब इसको इन डेप्थ समझते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारे सामने आता है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल बिजनेस लॉसेस। अब देखो यार, अकाउंटिंग क्या कहता है कि आपके जो भी फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उनको पहले ही रिकॉर्ड करो या उनको पहले ही ध्यान में रखो और उसके हिसाब से ही प्रोविडेंट बनाओ, लेकिन जो फ्यूचर में इनकम होने वाली है उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना। सेकंड नंबर पर हमारे सामने आएगा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या कहता है? दिस कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर आफ्टर ईयर। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करने चाहिए इन एवरी ईयर टू प्रिपेयर बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स। और अगर डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज होंगे तो अकाउंटिंग रिजल्ट्स को कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर तीसरा हमारे पास आ जाता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर ये आपस में एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो कैसे? चलिए इनको समझते हैं। द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल ओनली मटेरियल इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब ये है कि आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है जो फैक्ट के बेसिस पर है या यूं कहें कि जो रेलेवेंट है। अब अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर इससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा या यूं कहें कि जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना होगा। यहाँ पर लाइन में लिखा भी है फुल डिस्क्लोजर मीन दैट देयर शुड बी फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब एडिक्वेट का मतलब भी बताया गया। एडिक्वेट मीन सफिशिएंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। 1.3 is capital and revenue transactions। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। ए ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। एक ट्रांजैक्शन वो इवेंट होता है जिसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जाती है और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, उसके बाद रिसिप्ट पढ़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहला होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच कैन बी एंजॉयड बाय एन एंटिटी ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बड़ी अमाउंट में लगाया जाता है और ये आपको एक साल से ज्यादा में बेनिफिट देता है। वहीं अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी एंजॉयड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू कैरी ऑन रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज में जो खर्चे होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं एक मेन एस्पेक्ट की जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जी हाँ, अब देखेंगे दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करी जाती है। तो अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली चार्ज्ड अगेंस्ट इनकम इन अकाउंटिंग पीरियड विच इट इज इनकर्ड। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता जिस ईयर में इसको इनकर किया जाता है, बल्कि इट इज कैपिटलाइज्ड, इसे कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी कि रिकॉर्डेड एज एन एसेट कर दिया जाता है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज कीजिए आपने एक मशीनरी परचेज की है। अब मशीनरी का जो परचेज करेंगे उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालेंगे, लेकिन जो उसके ऊपर ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या ट्रीटमेंट होगी? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज चार्ज एज एन एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल में लगाया जाएगा जिस साल में इसे इनकर किया गया है। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सो अगर इसे समझे तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, यानी कि जो चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी नहीं आएंगी और रेवेन्यू में भी नहीं आएंगी वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी। इट इज ए टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इन विच पेमेंट हैज बीन मेड बट कैरिड फॉरवर्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट विल बेनिफिट ओवर ए सब्सिक्वेंट पीरियड, यानी कि इसका बेनिफिट आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड में भी नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी नहीं मिलेगा, या यूं कहें कि 2 या 3 साल में मिलेगा, इसलिए इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है।
A portion is capitalized even it is revenue, hence it is called capital revenue expenditure. इसका एक पोर्शन कैपिटलाइज कर दिया जाता है, इसलिए इसे कैपिटलाइज्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एग्जाम्पल से अगर इसे समझें तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाई जाती है उसे भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक नोट आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 द एक्सपेंडिचर विच वर रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज टू बी ट्रीटेड एज सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंस। यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब कई बार क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। अब वो किन सर्कमस्टांसेस में होता है, चलिए उसे भी समझते हैं। तो ये आपके मॉड्यूल में ही दे रखा है। सबसे पहला तो है रिपेयर्स। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर बट ह्यूज अमाउंट इनकर्ड इन सेकंड हैंड मशीनरी इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू वर्किंग कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि रिपेयर तो रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, लेकिन ह्यूज अमाउंट में अगर उनको पे किया जा रहा है सेकंड हैंड मशीनरी को रिपेयर करने के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगी। वेजेस भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं बट वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और कुछ की बात करें तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी एंड लीगल एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स। वैसे तो ये रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं बट इफ रॉ मटेरियल्स आर कंज्यूम्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, तो आप ये चीज ध्यान रखें, जो भी फिक्स्ड एसेट के रिलेटेड होती है वो भले ही रेवेन्यू नेचर की हो लेकिन हम उसको एज ए कैपिटल नेचर ट्रीट करेंगे। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी पढ़ लीजिए। ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए अब कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की कुछ ट्रांजैक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर। अब पहला पॉइंट पढ़िए, आप क्या लिखा है, कैरेज ऑफ 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड। तो ये नाम से ही पता लग रहा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। उसके बाद है हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 20,000 स्पेंट ऑन लॉन्चिंग ऑफ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऊपर पढ़ा है तो इसको रेवेन्यू नेचर का ही बताएंगे। 200 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल, अब ये भी रेवेन्यू का ही होगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000, ये आपका होगा कैपिटल नेचर का। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स को भी समझ लेते हैं। तो हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। पहला पॉइंट आप पढ़िए, क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग ए न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, भले ही वेजेस रेवेन्यू नेचर के हों लेकिन अगर ये एसेट बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं तो इनको कैपिटल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सो हम इसके सामने कैपिटल ट्रांजैक्शन लिखेंगे। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर प्रेपरेशन ऑफ फॉर्म अकाउंट, अब ये तो नाम से ही पता लग रहा है डे टू डे एक्टिविटीज है, तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा। पॉइंट नंबर 3 है द परचेज ऑफ ए न्यू कंप्यूटर फॉर यूज इन बिजनेस। न्यू कंप्यूटर डेफिनेटली एसेट होता है तो कैपिटल नेचर का। और यूज ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 years बट पेड एट एवरी 6 month, तो ये इंस्टॉलमेंट में दे रखा है इसलिए हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आप पहला पॉइंट पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, ₹350 was spent on repairing a second hand machine which was purchased on 8th May and 200 was paid on carriage and freight in connection with its acquisition। अब ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का, ये आप लोग बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। नाउ लेट्स डिस्कस कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो हम कैपिटल रिसिप्ट्स को समझते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू रिसिप्ट्स which are obtained by an entity from operations other than regular operations, यानी कि बड़ी अमाउंट में जो रिसिप्ट रिसीव होंगी अदर देन डे टू डे एक्टिविटी से हम उन्हें कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। तो ये नाम से ही जाहिर होता है कैपिटल रिसिप्ट्स जो होंगी वो कैपिटल नेचर की होंगी। अब इसकी 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, यानी कि कंपनी का ओनर जो एडिशनल कैपिटल लगाता है उसे भी कैपिटल रिसिप्ट्स का नाम दिया जाएगा। और दूसरी एग्जांपल है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करके जो पैसा आएगा वो भी कैपिटल रिसिप्ट में ही माना जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर बात करें तो दिस रिसिप्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आएगा हम उन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट्स का नाम देंगे। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, इसे इनकम माना जाएगा एंड क्रेडिट टू इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसकी भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स,
सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी हमने उधार पर कस्टमर को जो सामान बेचा है, जो उसे पैसा रिसीव होगा वो भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट में डालेंगे। और क्या लिखा है, फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज जो कंपनी देती है उससे कंपनी जो पैसा कमाती है उसे भी रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम ही दिया जाएगा। अब आपकी बुक में ना इन दोनों का एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। अब बेसिक से कुछ डिफरेंस है, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट में दे रखा है ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, और रेवेन्यू की बात करें तो ये रेकरिंग इन नेचर होता है। कैपिटल रिसिप्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, इसे इनकम नहीं माना जाता, वहीं रेवेन्यू को इनकम माना जाता है। कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जैसा कि मैंने बताया था इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है। कैपिटल रिसिप्ट डजंट अफेक्ट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ एन एंटिटी, वेयर एज रेवेन्यू रिसिप्ट अफेक्ट्स द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ एन एंटिटी। कैपिटल रिजल्ट में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, व्हाइल रेवेन्यू रिसिप्ट डजंट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी बनाता है जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं बनाता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो दोनों का बहुत ही आसान है। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझें तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स ऑफ कैपिटल नेचर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स को पहले तो उस अकाउंट में डाला जाएगा जिस भी नेचर का कैपिटल रिसिप्ट रिसीव हुआ है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में दर्शाया जाएगा। वही मैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, जैसा हमने पहले पढ़ा इसको इनकम माना जाता है और इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है। एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट रह गया है, वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एंटिटी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को जानने के लिए कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स का जानना जरूरी है। अगर तो प्रॉफिट डे टू डे एक्टिविटीज से आ रहा है तो हम इसे कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, लेकिन व्हेन ए प्रॉफिट अराइजेज आउट ऑफ नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन इट इज टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। अब एक एग्जांपल भी यहाँ पर दी गई है। कैपिटल प्रॉफिट की एग्जांपल होगी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चा होगा उसे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहेंगे। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट मेड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये सभी भी कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा ही होंगे। सिमिलरली एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसा कि आपसे पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। एक और चीज, कैपिटल प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है और रेवेन्यू प्रॉफिट्स को या तो ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और क्रेडिटेड टू रिजर्व्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, यानी कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया जाता है। अब जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट देखे हैं, बिल्कुल वैसे ही कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस होंगे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। यहाँ पर बताया गया रेवेन्यू लॉसेस अराइजेज फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय सेलिंग एट ए प्राइस लेस देन इट परचेज प्राइस, यानी कि अगर परचेज प्राइस से कम में हम किसी चीज़ को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वो लॉस होगा और वो रेवेन्यू नेचर का होगा। अब कैपिटल नेचर का लॉस कौन सा होगा? ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ लॉस विच डजंट अराइज टू एन एंटिटी इन रेगुलर कोर्स ऑफ इट ऑपरेशन, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं होता वो जाहिर सी बात है वो कैपिटल लॉस होगा। सेम यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है कि अगर हमने कोई एसेट सेल की है लॉस पर तो वो कैपिटल लॉस माना जाएगा, और इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, अगर शेयर्स को इशू किया है डिस्काउंट पर तो वो भी कैपिटल लॉस ही होगा। तो बस इतना सा ही था ये टॉपिक, यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। सो हमने अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के 3 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन हो गए, एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट वीडियो आपने जरूर देखनी है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का आइकन दबाना होगा ताकि आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर मिस ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी बेनिफिट हो, और अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है तो आप हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। CMA हब का इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and subscribe this channel. Thank you so much.